हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा शर्मा जी, अंडर मैनेजमेंट कॉलेज बुलंदशहर। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बीएड का सेकंड 102 का पेपर पढ़ाया था। उसके बाद आज मैं आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहला आपको उस दिन आपको बताया था शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की विशेषताएं बताई थी, शिक्षा के प्रकार बताए थे और शिक्षा के प्रकार में सारी शिक्षा के प्रकार को समझाया था। तो आज मैं आपको शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बता रही हूँ। इसमें मैंने आपको व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक रूपांतरण, आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य में इसमें व्यक्तिगत शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत विकास एवं सामाजिक रूपांतर, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो स्टूडेंट, उससे पहले शिक्षा के बारे में आपको मैंने बता दिया था। शिक्षा की अर्थ, परिभाषा, शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार विकास करती है, किस किस क्षेत्र में विकास करती है। तो लेकिन जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पहले हमें जानना होगा कि उद्देश्य का अर्थ क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या है। तो उद्देश्य को जान लेते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिससे वे स्थिति के अनुरूप अपने जीवन के व समाज के लिए उचित कार्यों को उचित समय पर कर सके। तो देखिए, हमारा जब हम कोई काम करते हैं तो उसे काम करने का कोई उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य से हम काम करते हैं। तो यहाँ हम शिक्षा की बात करें कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिससे वह किसी भी स्थिति में अपने जीवन के लिए और समाज के लिए जो मनुष्य है वो उचित काम करे, अच्छे काम करे, जिससे उसका समाज में और उसका जो जीवन है वो सुखपूर्वक गुजरे। तो इसलिए शिक्षा का हम प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। तो इसी के संबंध में ड्यूबी की एक डेफिनेशन है जो उद्देश्य के बारे में दिए कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में जॉन ड्यूबी की डेफिनेशन है, उद्देश्य के साथ कार्य करना बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करना है। अर्थात जॉन ड्यूबी ने बहुत अच्छी बात कही है स्टूडेंट कि हम ऐसे ही काम करते रहें और जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो वो काम हमारा कभी पूरा नहीं होता। अर्थात निरुद्देश्य काम करना हमारी उसमें बुद्धिमत्ता नहीं होती। यदि हमें कोई उद्देश्य के साथ कोई भी काम करें वो उद्देश्य के साथ करें। जैसे कि अभी आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के बाद आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है। ये तो है कि आप टीचिंग क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन उसके बाद और भी पढ़ाई हैं, इससे रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं, वो आप करेंगे, वो सोचेंगे उसके बारे में। तो सोच समझ के यदि आप उद्देश्य को चुनते हैं तो ये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। तो इस कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर के जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारा पूरा भी होता है। ऐसे ही हम बिना किसी उद्देश्य के हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम किधर के भी नहीं रहते, ना तो वो हमारा काम ही अच्छा होता है, ना हमें उसमें सफलता मिलती है। तो छात्रों, शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आगे पॉइंट है शिक्षा के सामान्य उद्देश्य। शिक्षा के सामान्य उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो शिक्षा किस प्रकार एक व्यक्ति और बालक का विकास करती है। तो शिक्षा के द्वारा पहला पॉइंट आता है जन्मजात शक्तियों का प्रगतिशील विकास। अर्थात जैसे कि एक बच्चे में कुछ जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं जिन्हें हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं। तो उन शक्तियां जो होती हैं, जो उनका प्रदर्शन हम शिक्षा के द्वारा विकास करते हैं। कि जैसे कोई बच्चा है, किसी बच्चे में डांस करने का टैलेंट है, किसी में म्यूजिक का टैलेंट है, किसी में पढ़ने का है, किसी में कला का है, किसी में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। तो अलग अलग प्रतिभा के अलग अलग बच्चे होते हैं जिनमें अलग अलग प्रतिभाएं पाई जाती हैं। तो उन प्रतिभा को निखारने के लिए हमारी जो शिक्षा है वो काम करती है। उसी के द्वारा हम उन बच्चों की प्रतिभा को देखते हैं और प्रतिभा के साथ साथ देखते हुए उन बच्चे की प्रगतिशील विकास करते हैं। अर्थात उसी क्षेत्र में उसका भविष्य का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण, मार्गांतीकरण एवं शोधन। अर्थात मूल प्रवृत्तियां, हर
मनुष्य के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अपनी प्रवृत्तियाँ होती हैं, अपनी आदतें होती हैं। उन आदतों पर यदि हमारी प्रवृत्तियाँ गलत हैं तो हम उन पर नियंत्रण करेंगे। यदि हमारी प्रवृत्ति, हमारी आदतें कुछ जो सही हैं तो उन्हें सही मार्ग पर ले जा करके उन्हीं के द्वारा हम अपना विकास करेंगे, कि उन्नति करेंगे। और यदि जो हमारी आदतें गलत हैं तो हम शिक्षा के माध्यम से उनका शोधन करेंगे, अर्थात उनको सुधारेंगे। उनका उसी के द्वारा हम अपनी जो आदतें हैं, मूल प्रवृत्तियाँ, जो आदतें हमारी बन चुकी होती हैं, जैसे हमारा कोई जो हमें कोई गलत आदतों के शिकार हो गए हैं, किसी भी आदत की वजह से हमारा विकास नहीं हो पा रहा है, तो हम शिक्षा के द्वारा उसको रोक सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है छात्रों, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। हमें अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन जीने का ढंग तरीका, अपने जीवन के प्रति हम कितने सजग हैं, अपने जीवन में हमें क्या काम करना है, उसका जो विकास होगा वो हमारा शिक्षा के द्वारा ही होगा। संतुलित विकास, एक स्वास्थ्य विकास, अर्थात हमें फिजिकली भी स्वस्थ रहना है और मेंटली भी स्वस्थ रहना है। दोनों का विकास जब होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी सही काम करेगा। एक गांधी जी की डेफिनेशन भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये एक डेफिनेशन गांधी जी ने बताई थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसी प्रकार यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा संतुलित व्यक्तित्व के अंदर, जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको, सारी चीज़ें आती हैं। हमारे आचार विचार, ढंग, रहन सहन, हमारा व्यवहार, सारी चीज़ें हमारी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के अंदर ही आती हैं। तो छात्रों, हमारा संतुलित विकास शिक्षा के माध्यम से ही होगा। वैश्विक जीवन की तैयारी, हमें अपने जीवन जीने के लिए न जाने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो हमें जीवन की तैयारी शिक्षा के द्वारा हम जब करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। अब है सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षण। हम संस्कृति के द्वारा अपने समाज में जहाँ रह रहे हैं वहाँ की सभ्यता से वाकिफ रहेंगे, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति ज्ञात रहेगी, तो हम उसी का संरक्षण करते हुए, उसी संस्कृति के माध्यम से वहाँ की रीति रिवाज परंपराओं को अपने में धारण करते हुए अपने समाज में अपने विकास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट छात्रों, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। शिक्षा के द्वारा हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के प्रशासनिक कार्य हैं, राष्ट्रीय कार्य हैं, जिनके माध्यम से हम अपने अधिकारों को प्रयोग करते हुए, हमें सरकार ने, हमारा जो संविधान है उसके द्वारा हमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए होते हैं। यदि हमें उनका पता ही नहीं होगा तो हम अपने अधिकारों से वंचित रह करके हम कोई काम नहीं कर सकते, अर्थात हमारी जो अवरोधन की प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जाएगी। तो छात्रों, इसलिए हमें यदि प्रगति करनी है तो हमें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना जरूरी है। यदि हम अपने अधिकारों का सदुपयोग करेंगे तो उसमें हमारी राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहेगी। 7 पॉइंट आता है चरित्र निर्माण एवं नैतिक विकास। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है ये। ज़्यादातर शिक्षा के जब बात होती है तो चरित्र का निर्माण स्वतः ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। यदि आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, आप एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, अच्छे समाज में रह रहे हैं, तो आपका चरित्र का निर्माण अपने आप ही हो जाएगा। कहते हैं चरित्र अच्छा नहीं तो कुछ भी नहीं। चरित्र का निर्माण शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के द्वारा होता है, नैतिक विकास होता है और आपकी समाज में सम्मान मिलता है। सामाजिक भावना का विकास। सामाजिक भावना के विकास के द्वारा हम एक समाज सेवी के रूप में अपने आप को पेश करते हैं कि हमारे अंदर एक समाज में हमारा व्यवहार, हमारी धारणा, हमारे विचार कैसे हैं। जो हमारी सामाजिक भावना होगी वो समाज के अनुकूल होगी। समाज में जो समाज से हटकर हम कोई काम करेंगे या समाज के फेवर में करेंगे तो इस तरह की भावना का जो विकास होगा वो हमारा शिक्षा के द्वारा ही होगा। हमारी शिक्षा के उद्देश्य में ये मेन पॉइंट आता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के आचार विचार, रीति रिवाज, परंपराओं का विकास करते हुए अपनी सामाजिक भावना का भी विकास करें। नेक्स्ट है छात्रों, श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। अर्थात शिक्षा एक श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करती है। शिक्षा की विशेषता रही है कि एक शिक्षित व्यक्ति जहाँ भी जाता है अपनी किसी न किसी विशेषता को जरूर छोड़ता है।
श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे अपने लिए भी सही होंगे, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के हित में होंगे सारे काम। इसलिए शिक्षा का ये मेन कर्तव्य बनता है, शिक्षा का मेन उद्देश्य है एक श्रेष्ठ नागरिकों का विकास करना। श्रेष्ठ नागरिक हमारे समाज में रहेंगे तो हमारे समाज, राष्ट्र, देश सबका विकास होगा। अब 10 है सामाजिक सुधार। शिक्षा के द्वारा समाज में न जाने कितनी बुराइयां होती हैं। यदि हम शिक्षित हैं तो हम उन बुराइयों को दूर करके एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं। यदि हम बुराई अपने समाज में कोई ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, ऐसी बात देख रहे हैं कि जो गलत हो रही हैं, तो वहाँ पर हम रोक सकते हैं। हमारे पढ़ाई का, हमारे जो शिक्षा का जो असर है, हम उसे जब तक व्यवहार में नहीं लाएंगे तो हमारी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं बनता, कोई फायदा नहीं बनता। तो छात्रों, समाज के आधार पर, सामाजिक तौर पर यदि हमारे समाज में कोई ऐसी घटना घटित होती है जो कि वो अनुचित है, तो हमें उसे दूर करके सही रास्ता प्रदर्शक के रूप में हम काम कर सकते हैं। अब है देखिए, शिक्षा के उद्देश्य बताए, मैंने आपको बताए शिक्षा के सामान्य उद्देश्य जो कि सभी के लिए जो होंगे, सभी को अपनाने होंगे। सभी के जीवन में शिक्षा का महत्व किस प्रकार होगा। तो छात्रों, आगे है मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य। मनुष्य के जीवन में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, एक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस प्रकार काम करती है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति। देखिए, जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हमें बहुत सारी सुख सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। जीवन जीने के लिए हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, इसमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से होती है। आज की शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा के रूप में है, जिसे व्यावसायिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से हमें आर्थिक स्थिति जो है वो हमारी मजबूत होगी, हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। इसी के माध्यम से ये उद्देश्य हमारा शिक्षा के माध्यम से ही पूरा। अब है वातावरण से अनुकूलन, अर्थात हम एक ऐसे वातावरण से संबंध रखते हैं जिस वातावरण में सभी लोग आपस में बहुत प्यार से, बहुत आचार विचार आपस में मिलते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा संबंध ऐसी जगह पड़ता है कि वहाँ हम अपने आप को अकेला महसूस पाते हैं, तो वहाँ हमारी शिक्षा काम आती है। तो शिक्षा का ये मानव जीवन में एक विशेष उद्देश्य बनता है कि हमारे वातावरण में समायोजन की जो शक्ति है वो शिक्षा के माध्यम से बढ़ती है। वातावरण में सुधार, यदि हम किसी व्यवहार ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें शिक्षा के माध्यम से उसमें सुधार कर सकते हैं। अपने जो वहाँ का व्यवहार है, वातावरण है, इस प्रकार सुधार करेंगे कि वहाँ पर आपके साथ में रहने वाले हैं उसमें आपके वातावरण से प्रभावित होकर के आपके साथ उस काम में सहयोग करेंगे और वहाँ के वातावरण में सुधार होगा। अब है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। देखिए, जब आप शिक्षित होंगे तो आप में एक आत्मनिर्भरता आएगी। आप अपने कॉन्फिडेंस के, अपने विश्वास के साथ जब कोई काम करते हैं तो आप में अलग अभिप्रेरणा जागृत होती है, जिसके द्वारा आप आगे बहुत आगे बढ़ते चले जाते हैं। आत्मनिर्भर बनना बहुत बड़ी बात है। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी हमें शिक्षा के माध्यम से ही होगी। यदि आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो आपको अपने विश्वास के साथ कोई भी काम या कुछ भी, या तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या कोई व्यावसायिक काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो शिक्षा हर जगह काम देगी, आपका ये उद्देश्य जरूर पूरा कराएगी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। फिफ्थ पॉइंट है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति, अर्थात जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने कौशल के द्वारा इतने निपुण हो जाते हैं शिक्षा के द्वारा कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करते हैं तो कुशलता पूर्वक कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और व्यावसायिक क्षेत्र में हो या अव्यवसायिक क्षेत्र में आप जब काम करेंगे तो आप बहुत कुशलता के पूर्वक करेंगे।
सिक्स अब है 6 पॉइंट, भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। भौतिक संपन्नता के रूप में देखिए, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी होगी, जिससे हमें एक ऐसा उद्देश्य चुनना होगा जिससे हमारा व्यक्तित्व निर्माण तो हो, साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों। हमें सुख सुविधाएं अर्थात आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको अच्छा घर भी चाहिए, आपको अच्छा एक वातावरण भी चाहिए, घर के अंदर सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें भी चाहिए। तो ये सुख संपदा की जो प्राप्ति है वो शिक्षा पूरा करती है। अब है कार्य का व्यवहारिक ज्ञान। कोई काम करने के लिए व्यवहारिक अर्थात जब हम कोई काम करते हैं तो छात्रों उसका हमें व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। जब तक हमें उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो वो कार्य हमारा पूरा नहीं होगा। तो शिक्षा के माध्यम से हम कोई भी काम को जब देखते हैं, करते हैं, तो हमारा जो मन है उसमें लगने लगता है और हम उस काम को बड़ी श्रम के साथ और कुशलता के काम जो करेंगे वो शिक्षा के माध्यम से ही करेंगे। अब है श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। जैसे कि मैंने बताया, एक व्यक्ति के जीवन में जो वहाँ के नागरिक हैं विशेष महत्व रखते हैं। किसी समाज देश के नागरिक बहुत विशेष महत्व रखते हैं। जैसे आपके शिक्षा है वो आपके अंदर एक श्रेष्ठता लाती है। अब है व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के अंदर, मैं व्यक्तित्व के बारे में आपको बता चुकी हूँ स्टूडेंट, तो आपको व्यक्तित्व के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होगा। आपके अंदर एक विशेष विश्वास, एक उल्लास, एक लगन और आपका जो ये आपके विचार, आपका रहने का तरीका, उठने बैठने चलने फिरने का जो तरीका है वो सब व्यक्तित्व के अंदर आता है। तो व्यक्तित्व का जब आप शिक्षित होंगे तो आपको वहाँ का वातावरण के अनुसार ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाएगा, जो कि हमारी शिक्षा पूरा। जीवन के लिए तैयारी। भावी जीवन जीने की सबकी कुछ उद्देश्य होते हैं कि हमारा जीवन ऐसा होगा, हम ऐसे जिएंगे, इस प्रकार रहेंगे। तो उस भावी सपनों को पूरा करने के लिए शिक्षा हमारा वो उद्देश्य पूरा करती है। चरित्र का विकास। चरित्र का विकास शिक्षा के माध्यम से ही होता है। यदि हम शिक्षित होंगे तो खुद ब खुद हमारे चरित्र का विकास होता चला जाएगा। हमारे आचार विचार संस्कार के साथ नैतिक कार्य करते हुए हम अपने जीवन को जिएंगे। अनुभवों का पुनर्गठन। तो अनुभवों के साथ अच्छे अनुभव अर्थात शिक्षा के माध्यम से जब हम काम करते हैं तो हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे अनुभव ही काम आते हैं। जितना जितना हमें अनुभव होता चला जाएगा वैसे ही हमारा उद्देश्य पूरा होता चला जाएगा। और जब तक अनुभव नहीं होगा तो हमें वो सफलता प्राप्त नहीं होगी जो हम चाहते हैं। तो इसलिए छात्रों, आगे बढ़ने के लिए अनुभवों का होना भी जरूरी है। अब है तीसरा उद्देश्य। जैसे कि मैंने बताया, सामान्य उद्देश्य मानव जीवन में शिक्षा के उद्देश्य। अब है थर्ड पॉइंट आता है छात्रों, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य, कि हम शिक्षा के माध्यम से अपने देश और राष्ट्र के लिए किस प्रकार काम कर सकते हैं। हम अपने राष्ट्र के देश के कितने काम आ सकते हैं। हमारी शिक्षा ऐसी हो जो अपने लिए तो सही, अपना जीवन तो हम जीते ही जीते हैं, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। द्वितीय नेतृत्व एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें जब किसी का सही नेतृत्व मिलता है तो हमारा जो प्रशिक्षण है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, वो सही होगा, सही दिशा में होगा, सही काम के लिए होगा। तो हमारे सही नेतृत्व मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। राष्ट्रीय विकास, ही सही नेतृत्व में काम करेंगे तो हमारा राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र के प्रति काम करेंगे, राष्ट्र की भावना होगी, देश प्रेम की भावना बढ़ेगी हमारे हृदय में। राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। जब भी हम एक समाज में पढ़े लिखे लोग एक सा काम करेंगे, एक सी सोच विचार का काम करेंगे तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। भावनात्मक एकता, भावनात्मक तौर पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर के जब एक साथ काम करते हैं तो हमारी भावनात्मक विकास होता है, जो कि हमारे राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय अनुशासन। राष्ट्रीय अनुशासन में देखिए, हमारे यहाँ न जाने कितने काम होते हैं जो कि समाज विरोधी होते हैं, समाज हित में नहीं होते, राष्ट्र हित में नहीं होते, देश के हित में नहीं होते।
न जाने कितनी घटनाएं आप घटित होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, लेकिन हम एक शिक्षित होने के नाते हम एक अनुशासित रहते हुए अनुशासन में यदि काम करेंगे तो वो काम हमारा बहुत ही अच्छा होगा, राष्ट्र और देश के हित में होगा। नैतिकता का प्रशिक्षण, शिक्षा के द्वारा नैतिकता का प्रशिक्षण मिलता है। नैतिक विचार हमारे मन में आते हैं, हमारे आसपास जब हमारा आस पड़ोस बनता है, हमारे साथी होते हैं, तो उनमें भी हमारे साथ साथ नैतिकता का विकास होता है। कुशल श्रमिकों की पूर्ति, अर्थात कुशल श्रमिकों का निर्माण हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। जब तक श्रमिक कुशल नहीं होंगे, उन्हें अपने क्षेत्र की, अपने काम की कोई सही जानकारी नहीं होगी, तो वहाँ उनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अर्थात श्रमिकों का पढ़ा लिखा होना, अपने काम में कुशल होना, उसके काम में प्रवीण होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ये शिक्षा के माध्यम से कुशल श्रमिकों की पूर्ति करते हैं। सामाजिक कुशलता की उन्नति, सामाजिक तौर पर समाज में सामाजिक कुशलता की उन्नति होनी चाहिए। समाज में यदि कोई समाज विरोधी तत्व हैं, समाज विरोधी काम हो रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा के माध्यम से हम उन्हें रोक सकते हैं और नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। नागरिक में सामाजिक कर्तव्यों की भावना का समावेश, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि हमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों का ध्यान रखना होगा। अपने संविधान के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोई भी काम समाज विरोधी नहीं करना। राष्ट्र हित की प्राथमिक, अर्थात राष्ट्र के प्रति जो सबसे मेन पॉइंट बनता है राष्ट्रीय जीवन में, शिक्षा का जो प्रथम उद्देश्य होता है राष्ट्र हित की प्रता। प्रत्येक व्यक्ति यदि इस बात को जान ले कि हमारा यह भी कर्तव्य है अपने साथ के, अपने परिवार के साथ, अपने साथ हमारे राष्ट्र का भी हित है, तो हमारा देश विकासशील देशों में ना रह करके एक विकसित देश हो जाए। तो छात्रों, अभी आपको बताइए राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के उद्देश्य। अब है छात्रों शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्ति का उद्देश्य, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता है। तो छात्रों, उसके दो रूप होते हैं, आत्माभिव्यक्ति होती है, आत्मानुभूति होती है। अपने आत्मा के द्वारा उसके आचार विचार संस्कार, अपनी आत्मा अपने काम अपने तरीके से हर व्यक्ति करना चाहता है। तो इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्य के बारे में मैं आपसे कहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से यदि अपने काम को करता है तो उसका जो लक्ष्य है वो अवश्य पूरा होता है। अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए शिक्षा बहुत बहुत ज़्यादा काम करती है। अपने यदि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम को छोड़ दे, शिक्षा का साथ छोड़ दे, तो उसका जीवन एक नरक के समान हो जाएगा। अर्थात शिक्षा को धारण करते हुए अपनी आत्मानुभूति, आत्मा अभिव्यक्ति जो होती है, आत्मा की जो बातें होती हैं, अपने अंदर जो विचार होते हैं, स्वयं की जो विचार होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करना होगा। अपना विकास करने के लिए, खुद का विकास करने के लिए शिक्षा को धारण करते हुए अपने जीवन को जीना होगा। तो देखिए इसके संबंध में छात्रों रॉस के अनुसार एक डेफिनेशन दी है। रॉस के अनुसार, रॉस ने कहा है शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य का जो अर्थ हम स्वीकार करते हैं कि मूल्यवान व्यक्तित्व तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्वता का विकास हो। अर्थात हमारा सबसे ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, वो मूल्यवान हो, आध्यात्मिक हो, अपने धर्म अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, अपने धर्म देश समाज के प्रति समर्पित हो। तो मनोवैज्ञानिकों ने और भी डेफिनेशन दी है इसकी। तो एक डेफिनेशन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, मैंने एक डेफिनेशन दी है। तो छात्रों इसमें शिक्षा एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। कोई भी दो व्यक्ति समान बौद्धिक क्षमता के नहीं होते, इसलिए शिक्षा के व्यक्ति उन्मुख होना चाहिए। हाँ, इसमें बताया मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एक ही प्रक्रिया के व्यक्तित्व सबके जो एक जैसे विचारों के दो व्यक्ति कभी नहीं होते। हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, सबके विचार अलग अलग मिलेंगे। तो इसलिए शिक्षा को व्यक्ति
उन्मुख होना चाहिए, अर्थात जैसा व्यक्ति चाहता है शिक्षा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अनुकूल हो, हमें हमारे उद्देश्य को पूरा करने वाली हो, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। तो देखिए अब आगे आता है शिक्षा के सामाजिक, शिक्षा का उद्देश्य का सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में देखिए ये हैं इसके सामान्य रूप, उग्र रूप और उदार रूप। उग्र रूप, उदार रूप। तो देखिए उग्र रूप का मतलब होता है भयंकर, गुस्से वाला, जिसमें क्रांति की भावना होती है। उदार रूप होता है नरम, शांति होती है। सामान्य तौर पर तो पहले मैं बताती हूँ, ये जो सामाजिक उद्देश्य, जो समाज के प्रति जो हमारे उद्देश्य हैं उनका पूरा करने के लिए शिक्षा किस प्रकार काम करती है, तो इसके पक्ष में कुछ जो तर्क हैं, जो कि व्यक्ति समाज का अभिन्न, अर्थात समाज जो बनता है किससे बनता है छात्रों? व्यक्ति से बनता है। यदि समाज में व्यक्ति ना हो तो फिर समाज कैसा? व्यक्तियों का समूह ही तो समाज कहलाता है। व्यक्तियों का ढांचा ही समाज का निर्माण करता है। तो एक समाज में यदि व्यक्ति समाज का अभिन्न अंग है, प्रत्येक व्यक्ति को हमें महत्वता बताते हुए, प्रत्येक महत्व व्यक्ति, कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति को समाज से अलग नहीं समझना चाहिए। यदि एक एक करके सारे व्यक्ति बिखर जाएंगे तो पूरा समाज ही बिखर जाएगा। व्यक्ति अनेक अपरिष्कृत प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में जब जन्म होता है एक बच्चे का तो उसमें कोई ना कोई विशेषता ऐसी होती है जो कि अलग होती है। हर व्यक्ति में एक गुण अलग होता है। जैसे मैंने बताया था, जिसे गॉड गिफ्ट कहा गया, कि किसी न किसी में, हर व्यक्ति में एक प्रतिभा लेकर के पैदा होता है, जिसे हम शिक्षा के द्वारा बढ़ाते हैं। शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण होता है, अर्थात हमारे समाज में शिक्षा एक संवैधानिक आधार माना गया है। शिक्षा व संवैधानिक तौर तरीके उसको लिया गया है, जैसे अनिवार्य शिक्षा है उसको जरूरी बताया गया है, तो राजकीय नियंत्रण भी जरूरी होता है। समाज व्यक्ति को सभ्य बनाता है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो वहाँ के रीति रिवाज और परंपराओं को सीखता है, तो वहाँ समाज में रह करके वो सभ्य बनता है। समाज में सुरक्षा, शांति तथा न्याय निहित है। समाज में जब आप रहते हैं तो वहाँ की सुरक्षा, शांति, न्याय की जिम्मेदारी आपकी होती है। जो शिक्षित व्यक्ति इस तरह का समाज बनाते हैं कि जिसमें शांति हो, न्याय हो, कोई भी काम जो समाज विरोधी ना हो, अन्याय ना हो, किसी के प्रति अन्याय हो, सभी को समान स्वतंत्रता मिले, सभी को समान सम्मान मिले, सभी को समाज में सामाजिक प्राणी होने के नाते सारे अधिकार बराबर समान मात्रा में मिले। अब कुछ देखिए इसके जो नेगेटिव पॉइंट भी हैं कि सामान्य उद्देश्य में, विपक्ष में भी तर्क हैं इसके कि अमनोवैज्ञानिक आधार। अमनोवैज्ञानिक आधार अर्थात एक समाज में एक ही विचारों के व्यक्ति नहीं रहते। सबके विचारों, सबके जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं, सब अपने अपने तरीके से अपना काम करना चाहते हैं। तो यहाँ एक ये नेगेटिव पॉइंट बनता है शिक्षा का कि सभी शिक्षा हर मनुष्य को अपने तरीके से काम नहीं करा सकती, अर्थात ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो शिक्षा का किस प्रकार व्यवहार में ला रहा है। कला व संहिता का विकास में बाधा। जब कोई काम कभी कभी समाज में रह करके हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाते हैं कि हम खुलकर कर लें, उसमें समाज कई बार उसमें बाधा आती है। जब हम समाज में काम करते हैं तो हमें कई कटाक्षों का सामना करना पड़ता है। तो जिसमें हमारा साहित्य है, कोई हमें टैलेंट है, जैसे किसी डांस का है, बहुत से बच्चे समाज में हैं डांस करने, अभी लड़कियां हैं, लड़कियों को पीछे छोड़ दिया जाता है, लड़कियां आगे नहीं निकल पाती हैं, समाज के डर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट बनता है कि इसमें विकास में बाधा आती है। शिक्षा के साधनों की अनुचित प्रयोग। समाज में रह करके जब शिक्षा के जो साधन हैं, अब जैसे कि अभी ये ले ली, कंप्यूटर को ले लिए, इसको चलाना हर किसी को नहीं आता, तो इसलिए अनुचित प्रयोग होता है। बहुत से साधन ऐसे हैं जिनका प्रयोग करना सामाजिक तौर पर नहीं आता है। समाज मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं, अर्थात मनुष्य को सभी दायरे में श्रेष्ठ माना गया है। समाज मनुष्य से बनाए तो इसलिए समाज मनुष्य से श्रेष्ठ नहीं, मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। व्यक्ति का स्वतंत्रता का दमन।
अर्थात जब हम समाज में रहते हैं तो हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाती है, उसका दमन होता है। तो कभी कभी हम चाहते हुए भी कोई हम काम करना चाहते हैं, लेकिन समाज के डर से हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते। वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता का दमन होता है। हम अधिकारों के बीच में, वहाँ के नियमों के बीच में, वहाँ के जो जनता है, समाज के लोगों के डर से हम कई बार अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन करते हैं। व्यावसायिकों का निर्माण, अर्थात समाज में व्यावसायिकों का निर्माण होता है। अर्थात समाज को ऊपर उठाने के लिए ये व्यावसायिक ज़्यादातर जो लोग हैं वो नौकरशाही जो पसंद ना करके अपने अपने व्यवसाय, खेती, किसान उसमें जुड़ते रहते हैं। सामाजिक रूपांतरण प्रक्रिया को निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, अब है सामाजिक तौर पर। जब शिक्षा सामाजिक तौर पर कोई काम करती है तो सामाजिक रूपांतरण की एक प्रक्रिया होती है जिसमें समाज का परिवर्तन होता है। तो उसके जो कुछ बिंदु मैंने आपके जो इसमें पॉइंट दिए हैं छात्रों, तो उनके माध्यम से कुछ पॉइंटों के द्वारा हम इस प्रक्रिया को स्पष्ट कर सकते हैं। मूल्यों तथा दृष्टिकोणों में परिवर्तन, अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण अलग होते हैं। अपने मूल्यों तथा दृष्टिकोण में दोनों सब में अंतर पाया जाता है, जिसके द्वारा वो अपना जीवन यापन करते हैं। ज्ञान में कौशल के प्रति में सहायक, ज्ञान और कौशल सब में जो बुद्धि होती है सोचने समझने की, वो सब में अलग होती है। कौशल कार्य करने की क्षमता भी अलग होती है। तो इसलिए सामाजिक तौर पर कोई भी काम मिलकर के किया जाए तो वो सही हो जाता है। जीवन स्तर में सुधार, समाज में रहते हुए एक व्यक्ति अपने जीवन में स्तर में सुधार ला सकता है। लोगों का मानसिक रूप से तैयार करना, सामाजिक तौर पर कहा जाता है कि मानसिक स्थिति के बारे में कि सबकी से मैंने बताया कि सही नहीं होती है मानसिक स्थिति। तो यदि एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है जिनसे हम अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में लोगों की सहायता ले सकते हैं। सामाजिक विश्लेषण में सहायक, सामाजिक विश्लेषण करने में हम समाज में रहने के नाते इस अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना समाज में रह करके कर सकते हैं। अब है छात्रों नवीन सामाजिक परिवर्तन लाना। शिक्षा का हमारे यहाँ एक अच्छा जो उद्देश्य है, अच्छा लक्ष्य सामने आता है कि हमें एक नवीन सामाजिक समाज तैयार करना है। हाँ, यदि कोई नवीन पुरानी परंपराएं हैं, पुराने रीति रिवाज हैं, उनको छोड़ करके कहीं हम नवीनता ला सकते हैं तो हमें समाज में लानी चाहिए। संस्कृति का हस्तांतरण का तथा विकास, समाज में जब हम रहते हैं तो वहाँ की संस्कृति परंपराएं हस्तांतरण करते रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं। हस्तांतरण का मतलब होता है एक से दूसरे को देना। जैसे हमारी परंपराएं हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चलती रहती हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे जो बुजुर्ग आज तक वो परंपराएं निभाते आए हैं, तो वो हमें हस्तांतरित करेंगे और हम आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति का हस्तांतरण करते हुए अपना समाज में रह करके विकास करते हैं। कुशल नेतृत्व का प्रदान करना, कुशल नेतृत्व, सही नेतृत्व में काम करना, सही नेतृत्व प्रदान करना सामाजिक विकास में बहुत लाभ होता है। अच्छे नेतृत्व का यदि हमें नेतृत्व अच्छा मिल रहा है तो हमारा लक्ष्य, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र हित होगा। लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन, सामाजिक मनुष्य में देखिए सभी स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक राज्य में हम रहते हैं तो वहाँ के लोकतंत्र मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का आदान प्रदान करना, यदि हम किसी कार्य में कुशल हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, तो हम एक दूसरे को उसके द्वारा समाज में रह करके एक दूसरे की सहायता से कोई भी व्यावसायिक काम कर सकते हैं। प्रशिक्षण दे करके अच्छे श्रमिक तैयार कर सकते हैं। सामाजिक समानता के रूप में कार्य करना, समाज में रहते हुए सभी को समान भावना, समाज रूप में कार्य करना, समानता श्रेष्ठ करना, ये सबसे समाज का मेन पॉइंट बनता है। एकता तथा एकीकरण को रखना, एकता एकीकरण, एक अपने समाज में यदि एकता होगी तो वहाँ का समाज भी उन्नति करेगा। एकीकरण के साथ कोई काम करेंगे तो समाज में उन्नति होगी, समाज के साथ साथ राष्ट्र का, देश में भी
विकास होगा। शाश्वत मूल्यों का स्थायी बनाना, अपने मूल्यों को धारण करते हुए अपने जो मूल्य हैं, हमारे जो हर जीवन के सबके मूल्य होते हैं, अपने जीवन में आचार विचार संस्कारों के साथ स्थायी अपनी शिक्षा के द्वारा उन्हें स्थायी बना करके अपने जीवन में उतारना होगा। सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा के पहलू, सामाजिक परिवर्तन लाते हुए शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के जो पहलू हैं, शिक्षा का जो उद्देश्य है, उसके साथ साथ हम अपनी सामाजिक परिवर्तन लाते हुए अपने समाज को एक स्वस्थ समाज बनाते हुए और समाज के साथ साथ देश, राष्ट्र, हित और अपना व्यक्तिगत भला चाहते हुए व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के उद्देश्य, सामाजिक प्रक्रिया वो हमारी सही होनी चाहिए। शिक्षा हमारे किस प्रकार उद्देश्य को पूरा करती है, शिक्षा का सामाजिक समाज में रह करके किस प्रकार उद्देश्य करती है, व्यक्तिगत उद्देश्य किस प्रकार करती है, यह मैंने बताया छात्रों। राष्ट्र हित में शिक्षा के उद्देश्य क्या होंगे, शिक्षा किस प्रकार अपने राष्ट्र जीवन में हमारे उद्देश्य को पूरा कराती है, मानव जीवन में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो छात्रों, आज मैंने 102 कोड आपका पेपर है, इसका मैंने सेकंड चैप्टर बताया है। सेकंड चैप्टर में छात्रों, इसमें शिक्षा के उद्देश्यों को आप तैयार कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, तैयार करेंगे। और छात्रों, इसी के साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे G&R मैनेजमेंट कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अभी मैं यही विराम देती हूँ छात्रों, धन्यवाद।